हेलो स्टूडेंट्स, एम के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो रिलेट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट से, जिसे अपकत्य विधि भी कहा जाता है। यहाँ पर हम इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे टॉर्ट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, जॉइंट टॉर्ट फ्रेजर, नेग्लिजेंसी, डिफेमेशन, न्यूसेंस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हम यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। जब आप यहाँ पर बात करते हैं टॉर्ट के बारे में, तो टॉर्ट जो है वो लैटिन भाषा के शब्द टॉर्टम से मिलकर बना है, जिसका जनरल स्पीकिंग मीनिंग होता है रॉन्ग। अगर आप टॉर्ट की परिभाषा जानना चाहते हैं तो वो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत। लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में इसको डिफाइन करा गया है। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक बात याद रखना, लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड लॉ नहीं है। टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग होता है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि नेग्लिजेंस हुआ, उपेक्षा, यह भी एक प्रकार का टॉर्ट है। डिफेमेशन, यह एक क्राइम भी है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 में, और इसको एक टॉर्ट भी माना जा सकता है। आप यहाँ पर इस संबंध में डेफिनेशंस वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे कि सामंट की डेफिनेशन है। सामंट क्या कहते हैं, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, और जब जो प्लेंटिव है जिसके साथ में सिविल रॉन्ग हुआ है, जिसके साथ में टॉर्ट हुआ है, उसके पास में क्या राइट आ जाता है कि वो इस संबंध में डिफेंडेंट के अगेंस्ट डैमेजेस का सूट दाखिल कर सकता है। यहाँ पर डैमेजेस की जो बात हो रही है क्षतिपूर्ति की, वो किस प्रकार की डैमेजेस होगी, अनिर्धारित अनलिक्विड डैमेजेस की बात हो रही है यहाँ पर। और सामंट ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि जो टॉर्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से और क्राइम से अलग पाया जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है विनफील्ड की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, विनफील्ड की डेफिनेशन आती है। कई बार अगर पेपर एमसीक्यू में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तहत है, तो कई बार एग्जामिनर आपके सामने डेफिनेशन कंप्लीट रखेगा और पूछेगा कि यह निम्नलिखित में से कौन से राइटर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। तो विनफील्ड क्या कहते हैं, अकृत्य की टॉर्ट, टॉर्ट की उत्पत्ति कैसे होती है, विधिक कर्तव्यों के भंग होने से होती है। जैसे कि नेग्लिजेंस क्या है, उपेक्षा क्या है, एक टॉर्ट है। भाई उपेक्षा का मतलब क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है उसकी जो लीगल ड्यूटी होती है सावधानी से अपना काम करने की, उसको वो ब्रीच कर रहा है। प्लेंटिव को यहाँ पर राइट अराइज होता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग माना जाता है। टॉर्ट की उत्पत्ति कैसे हुई है, विधिक कर्तव्यों के भंग करने से हुई है। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसका जो लीगल ड्यूटी थी, वो ये लीगल ड्यूटी उसकी सभी व्यक्तियों के प्रति थी। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति तक सीमित है, यहाँ पर नहीं, यह लीगल ड्यूटी सभी लोगों के लिए थी उसकी, और उसके द्वारा जो इस लीगल ड्यूटी को ब्रीच करा गया है, तो ऐसे होने पर प्लेंटिव के पास क्या राइट आ जाएगा कि वो इस संबंध में एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। और किस प्रकार के डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, अनलिक्विड डैमेजेस को वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो आप यहाँ पर अगर आप टॉर्ट के एसेंशियल की बात करें, तो जब आप इसके डेफिनेशन को अच्छी तरह रीड करेंगे तो आप नोट कर सकते हैं कि ये इसके एसेंशियल भी देखने को हमें मिल रहे हैं। पहला एसेंशियल क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर इस संबंध में कि टॉर्ट का मीनिंग जनरल स्पीकिंग ये एक सिविल रॉन्ग पाया जाता है। टॉर्ट की उत्पत्ति कैसे हो रही है, विधिक कर्तव्यों के भंग होने से हो रही है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, और ये लीगल ड्यूटी सभी लोगों के लिए पाई जाती है। और इसकी रेमेडी क्या होगी, सबसे पहले इसकी रेमेडी ऑफ कोर्स यही पाई जाएगी कि जो प्लेंटिव है वो यहाँ पर एक सूट फाइल करने का राइट रखेगा, और वो सूट कहाँ दाखिल किया जाएगा, मतलब सिविल है कि क्रिमिनल, किस प्रकार का मैटर है, वो सिविल मैटर माना जाएगा इसे। और किस प्रकार का डैमेजेस क्लेम करेगा, अनलिक्विडेड डैमेजेस, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति यहाँ पर प्राप्त की जाएगी। डिफेमेशन हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, ये सब क्या है, ये सब टॉर्ट के ही एक एग्जाम्पल हैं। अभी आपने जब डेफिनेशन रीड करी थी तो हमने रीड किया था कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम से अलग होता है। तो एक बार इसकी डिफरेंसेस भी जान लेते हैं हम। यहाँ पर आप जब बात कर रहे हैं इसमें टॉर्ट के रिगार्डिंग, तो टॉर्ट क्या है,
जो सामने वाले व्यक्ति की जो डिफेंडेंट है उसकी एक लीगल ड्यूटी बनती है, ये लीगल ड्यूटी उसकी समाज के सभी व्यक्तियों के लिए पाई जाती है। इस लीगल ड्यूटी का भंग होना, इस लीगल ड्यूटी के ब्रीच करने पर लीगल इंजुरी का एराइज होना, ये कहलाता है यहाँ पर एक सिविल रॉन्ग है। ये कहलाता है यहाँ पर टॉर्ट इस संबंध में। पर अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें तो वहां पर पार्टीज के बीच में जो ड्यूटी अराइज होती है वो कहाँ से अराइज होती है, उनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट करा गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके टर्म्स वगैरह होते हैं उसके माध्यम से वो ड्यूटी अराइज होती है। जहां पर टॉर्ट के तहत बताया गया है कि वो ड्यूटी सभी के लिए होगी, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में वो ड्यूटी सिर्फ पार्टीज तक सीमित होती है। जनरल स्पीकिंग टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है और यहाँ पर किस तरह के डैमेजेस की मांग की जा सकती है, अनलिक्विड डैमेजेस की मांग की जाती है प्लेंटिफ के द्वारा। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई बार हम देखने को मिलता है हमें वहां पर अगर पार्टीज चाहें तो लिक्विड डैमेजेस की भी मांग कर सकती हैं। पार्टीज अगर चाहें तो पहले से तय कर सकती हैं कि भाई अगर सामने वाली पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो वह दूसरी पार्टी को इतने रुपए हर जाने के रूप में देगी, तो वहां पर लिक्विड डैमेजेस भी देखने को मिल सकती है। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक पब्लिक इन रेम है, क्योंकि हमने शुरू में भी कहा था ये जो कर्तव्य थे, जो लीगल ड्यूटी थी, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए है। पर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सिर्फ वहां की पार्टीज जो होती हैं उन तक ही सीमित होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको राइट इन पर्सोनम के रूप में भी जानते हैं। टॉर्ट और क्राइम में भी डिफरेंस पाया जाता है। क्या डिफरेंस होता है? जो व्यक्ति टॉर्ट करता है उसको टॉर्ट फ्रेजर कहते हैं, अपकृत्यकर्ता कहते हैं। जो व्यक्ति क्राइम करता है उसे क्रिमिनल कहा जाता है, ऑफेंडर भी कह सकते हैं हम उसे। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, उसकी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में चलती है। क्राइम क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत देखी जाती है, क्रिमिनल कोर्ट में देखी जाती है। लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है, पर क्रिमिनल लॉ एक कोडिफाइड लॉ है। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत अगर हम बात करें तो हमने ये जाना था कि जिस प्लेंटिफ के साथ में टॉर्ट होता है उसको डैमेजेस का राइट होता है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, पर यहाँ इसमें ऑफेंडर को पनिश किया जाता है इसके तहत इसमें। अब जब आप इसकी बात कर ही रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट के रिगार्डिंग हम टॉपिक्स जान रहे हैं, तो इन दो टॉपिक्स को भी आपको जानना बेहद जरूरी है। कई बार ये पूछा भी जाता है कि इनका मीनिंग क्या होता है। इंजूरिया साइन डैमनम, क्या पूछा जा रहा है? इंजूरिया साइन डैमनम, इसका मतलब क्या है? इंजूरिया का मतलब होता है लीगल इंजुरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस। इंजूरिया साइन डैमनम मतलब क्या हुआ इसका? भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के जो लीगल राइट्स होते हैं उनका हनन होता है, उनको वॉयलेट किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह से भी लीगल इंजुरी पहुंचती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको डैमेजेस पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसको लीगल इंजुरी पहुंची है तो उस व्यक्ति के पास ये राइट आ जाता है कि वो यहाँ पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इंजूरिया साइन डैमनम इसी को कहा जाता है। इसका लीडिंग केस आपको देखने को मिलेगा एशवी बनाम वाइट का केस है। यहाँ इस केस में यह हुआ था कि जो इसमें प्लेंटिफ था उसको यह राइट था कि वो वोटिंग दे सकता था, वोट करने का उसका राइट था, लेकिन जिस टाइम पर वो वोट करने गया वहां पर उसको रोक दिया गया। ठीक है, और अब मतलब क्या हुआ कि जो उसका राइट था वो वॉयलेट हुआ, उसको लीगल इंजुरी हुई, उसके द्वारा डैमेजेस क्लेम करा गया। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसको कोई डैमेज नहीं हो रहा था, वो जिस व्यक्ति को वोट करने वाला था, जिस व्यक्ति के फेवर में, वही जीता भी था, कोई लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन उसके जो लीगल इंजुरी उसको पहुंची थी, उसका जो लीगल राइट था वो वॉयलेट हुआ था। यहाँ पर उसको डैमेजेस क्लेम करने का राइट था, उसको डैमेजेस रिसीव हुआ इसमें। इंजुरिया साइन डैमनम। वहीं इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड डैमनम साइन इंजुरिया का केस आता है। डैमनम साइन इंजुरिया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को डैमेज तो पहुंची है लेकिन उसके लीगल राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं। डैमेज हो रही है, मानते हैं डैमेज हो रही है, लेकिन कोई लीगल इंजुरी उसको नहीं पहुंच रही है। अब ऐसे में वो व्यक्ति किसी तरह का कोई कंपनसेशन वगैरह रिसीव नहीं कर सकता, इसको वो एक्शनेबल नहीं करा सकता है। इसका लीडिंग केस आपको देखने को मिलेगा, गॉलेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला आया था इसमें।
इस केस में यहाँ पर यह हुआ था कि जो प्लेंटिव था उसका एक स्कूल था एक जगह पे, प्लेंटिव के स्कूल के ठीक सामने ही डिफेंडेंट ने अपना एक नया स्कूल ओपन कर लिया था। ज़्यादातर बच्चे अब जो थे वो डिफेंडेंट के स्कूल में जाने लग गए थे, क्योंकि प्लेंटिव का स्कूल काफ़ी पुराना भी हो चुका था। इस वजह से यहाँ पर प्लेंटिव ने सूट फाइल किया कि उसको डैमेजेस क्लेम करना है, क्योंकि डिफेंडेंट के ऐसा करने की वजह से उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसके लीगल राइट्स तो वॉयलेट नहीं हो रहे थे ना, उसको कोई लीगल इंजुरी तो नहीं पहुंच रही थी ना। डिफेंडेंट ने जो अपना काम किया था वो अपने लीगल राइट के तहत उसने काम किया था यहाँ पर, इसलिए यहाँ ऐसी कंडीशन में उसे कुछ भी डैमेजेस वगैरह रिसीव नहीं हुआ। ये बेस होता है डैमनम साइम इंजुरिया पर। आई होप आपको दोनों मैगजीन्स अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का नाम क्या है, मतलब विद्वेषपूर्ण अभियोजन, विद्वेषपूर्ण। एग्जाम्पल पहले रीड करते हैं फिर बताते हैं। एक पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी। ए के द्वारा बी के अगेंस्ट एक मुकदमा करा गया, ए के द्वारा बी के अगेंस्ट मुकदमा करा गया, जिस मुकदमे का फेवर आया है बी के, उसमें यहाँ पर जो बी है वो इस मुकदमे को जीत गया, रिजल्ट जो है डिसीजन उसके फेवर में आया है, बी के फेवर में। यहाँ पर बी के द्वारा ए के अगेंस्ट एक मुकदमा दाखिल करा गया। बी ने यहाँ पर ये कहा कि जो मुकदमा ए ने उसके ऊपर दाखिल करा था वो मुकदमा यहाँ पर ए ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत दाखिल करा था, विद्वेषपूर्ण भावना के तहत दाखिल करा गया था, इसलिए यहाँ पर उसको डैमेजेस चाहिए। अब यहाँ ऐसी कंडीशन में इस वाले केस में, कौन से वाले केस में, इस वाले केस में यहाँ पर अब बी क्या बन गया, प्लेंटिव, और ए क्या बन गया यहाँ पर, डिफेंडेंट। अब जब आप रीड करते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के एसेंशियल, अब आप जल्दी समझ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट के द्वारा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करा गया था। सबसे पहले जो मुकदमा दाखिल करा गया था वो ए नहीं तो दाखिल करा था, डिफेंडेंट नहीं तो मुकदमा दाखिल करा था। यहाँ पर यह साबित करना पड़ेगा इस प्लेंटिव को कि जो मुकदमा यहाँ पर डिफेंडेंट ने उसके अगेंस्ट दाखिल करा था वो मुकदमा डिफेंडेंट ने मैलिशियस इंटेंशन से दाखिल करा था। साबित करना पड़ेगा यहाँ पर प्लेंटिव को, यहाँ पर इस संबंध में, कि जो मुकदमा डिफेंडेंट ने दाखिल करा था उसके अगेंस्ट वो बिना किसी रीजनेबल पर्पस के था, बिना किसी रीजनेबल कॉज के दाखिल करा गया था। इस संबंध में यहाँ पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिव के ऊपर ही पाया जाता है कि वो इस बात को साबित करे कि डिसीजन उसके फेवर में हुआ था, वो ये साबित करे कि डिफेंडेंट ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के मुकदमा दाखिल करा था, वो ये साबित करे कि डिफेंडेंट ने मैलिशियस इंटेंशन से उसके अगेंस्ट मुकदमा दाखिल करा था। तभी यहाँ ऐसे केस में इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत माना जाएगा। पहले यहाँ पर उसको ये सब बातें साबित करनी पड़ेंगी प्लेंटिव को। इसका लीडिंग केस आपको देखने को मिलेगा, एब्रोथ वर्सेस ईस्टर्न रेलवे कंपनी का एक केस आया है, वो इसका एक लीडिंग केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या आपके पॉइंट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं अच्छी तरह से। प्रतिवादी द्वारा अभियोजन प्रारंभ करना, एग्जाम्पल समझना, जल्दी समझोगे। यहाँ पर प्रतिवादी कौन है, डिफेंडेंट ए है, उसके द्वारा ये मुकदमा दाखिल करा गया था, उस मुकदमे का रिजल्ट वादी के फेवर में आया था। प्रतिवादी के द्वारा मुकदमा दाखिल करा गया था, वादी के फेवर में डिसीजन आया था। वादी को यहाँ पर साबित करना पड़ेगा, प्लेंटिव को साबित करना पड़ेगा यहाँ पर इस संबंध में कि यहाँ इसमें बिना किसी रीजनेबल और प्रोबेबल कारण के मुकदमा किया गया था डिफेंडेंट के द्वारा। इस संबंध में प्लेंटिव को साबित करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट का इंटेंशन साफ तौर पे मैलिशियस था और प्लेंटिव को उसके मुकदमे दाखिल करने से क्षति पहुंची है। अगर यहाँ पर ये सब बातें साबित हो जाती हैं तो ही यहाँ पर इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत जाना जा सकता है। जॉइंट टॉर्ट फ्रेजर किसे कहते हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक बात समझिए। एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम इसे। सपोज करिए एक व्यक्ति है ए
वो यहाँ पर बी की मानहानि करता है, सॉरी एक व्यक्ति है ए, वो सी की मानहानि करता है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है बी, वो सी की मानहानि करता है। यहाँ पर ये दोनों क्या कहलाएंगे? यहाँ पर आप इन दोनों को टॉर्ट फेजर तो कहेंगे, अपकृत्य कर्ता तो कहेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट टॉर्ट फेजर कहलाएंगे। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जॉइंट टॉर्ट फेजर के बारे में, हम बात कर रहे हैं संयुक्त क्षतिकर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक बार आप इसकी डेफिनेशन को रीड करिए आप इस संबंध में इसकी। जॉइंट टॉर्ट फेजर, पर्सन, टू और मोर पर्सन इन द कमीशन ऑफ टॉर्ट इन द फर्दरनेस ऑफ कॉमन डिजाइन। अब एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ पर कंडीशन ये बनती ए और बी दोनों ही मिलकर सी की मानहानि करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोग ए और बी दोनों ही मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सी की मानहानि कर रहे हैं। ऑफ कोर्सली इन द कमीशन ऑफ टॉर्ट, मानहानि कर रहे हैं मतलब टॉर्ट कारित कर रहे हैं। इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन डिजाइन, और इन दोनों का एक ही पर्पस है, एक ही कॉमन इंटेंशन है, सी की मानहानि करना। यहाँ पर अब आप इन दोनों को कहेंगे जॉइंट टॉर्ट फेजर, ए और बी। अब इन दोनों को आप कहेंगे जॉइंट टॉर्ट फेजर अगर ये तीन कंडीशन एराइज हो जाती हैं, तब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, टॉर्ट को कारित किया जा रहा है, और क्यों? इन द फर्दरनेस ऑफ कॉमन डिजाइन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है कि जो जॉइंट टॉर्ट फेजर हैं उनकी लाइबिलिटी कैसे होती है, वो इस संबंध में याद रखिएगा। वो यहाँ पर जो उनकी लाइबिलिटी बनेगी वो सेवरल भी बनेगी, और कैसी बनेगी? वो इसमें सेवरल के लिए भी लाइबल माने जाएंगे और जॉइंट के लिए भी। मतलब अगर यहाँ पर जो प्लेंटिव है वो चाहे तो डैमेजेस दोनों से क्लेम कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी एक से भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यहाँ पर इसका लीडिंग केस ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जॉइंट टॉर्ट फेजर संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित लीडिंग केस कौन सा आता है? तो इसके लीडिंग केस का नाम आता है मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का जो केस है वो इसका लीडिंग केस यहाँ पर इसमें माना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें नेग्लिजेंसी की। नेग्लिजेंसी टॉर्ट, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। सबसे पहले आप इसकी जो परिभाषा है नेग्लिजेंसी की बाय सामंट, उसको एक बार रीड करिए। उपेक्षा का तात्पर्य क्या है? सावधानी के वैधानिक कर्तव्य को भंग करना। क्या है उपेक्षा का तात्पर्य? सावधानी का जो वैधानिक कर्तव्य है, भाई जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी क्या बन रही है कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, अपने किसी व्हीकल कार के माध्यम से आप जा रहे हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीड वगैरह को आप काम करिए। बहुत तेज़ गति से एकदम से कार को भगा देना भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो क्या हो रहा है? एक तरह से वो अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसकी सावधानी रखने की, जो उसकी लीगल ड्यूटी है डिफेंडेंट की, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रीच कर रहा है। और ऐसा करने से क्या हो रहा है? जो प्लेंटिव है उसको क्या हो रहा है? जो प्लेंटिव है, वादी है, उसको यहाँ पर डैमेजेस पहुंच रहा है, उसको क्षति पहुंच रही है। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे क्या कहा इस संबंध में? वैधानिक कर्तव्य की बात करी है मैंने यहाँ पर बात करी है लीगल ड्यूटी के बारे में। मैंने क्या बात करी है? मैंने यहाँ पर बात करी है कि जो डिफेंडेंट है उसने किस बात को ब्रीच करा है? क्या उसकी ड्यूटी थी? जो उसकी लीगल ड्यूटी थी, उसको सावधानी पूर्वक काम करना था, वो उसने ब्रीच करा है। यहाँ पर हम मोरल ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए एक व्यक्ति है ए, वो नदी में नहा रहा था, अचानक वो डूबने लग गया, सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है बी, वो उसको बस देख रहा है। यहाँ पर बी की ये मोरल ड्यूटी बनती है कि वो जाकर अगर उसे बचा सकता है तो बचा ले, और उसकी लीगल ड्यूटी नहीं बनती है। हम नेग्लिजेंसी में क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो प्लेंटिव होगा वो डैमेजेस कब क्लेम कर पाएगा? जब पहले वो साबित करे, यहाँ पर इस संबंध में प्लेंटिव के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ पाया जाएगा कि पहले यहाँ पर प्लेंटिव इसमें ये साबित करे कि जो यहाँ पर डिफेंडेंट है उसकी लीगल ड्यूटी बन रही थी सावधानी बरतने की, उसने वहां पर उसको नेग्लिजेंट करा है। इसका लीडिंग केस आपको देखने को मिलेगा
डोनोग वर्सेस स्टीवेंस। इसका लीडिंग केस क्या देखने को मिलेगा आपको? डोनोग वर्सेस स्टीवेंस आपको इसका लीडिंग केस देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ इस केस में क्या हुआ था? यहाँ इस केस में यह हुआ था कि जो मैन्युफैक्चर था उसके द्वारा एक शराब की बोतल बनाई गई थी, वो बोतलें अनट्रांसफरेबल थी। कैसे थी? अनट्रांसफरेबल थी। निर्माता जो था शराब की बोतलों का, उसने ये बोतल शॉपकीपर को बेची, शॉपकीपर से ये बोतल कस्टमर के पास में गई, कस्टमर से ये बोतल उसके फ्रेंड के पास में गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था? यहाँ पर जब वो जो सपोज को इसको नाम दे देते हैं ए और बी, उस बोतल को ए ने खरीदा और वो उसने अपने फ्रेंड को उस बोतल में से उसने सर्व करा था। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या हुआ? जब वो उसका फ्रेंड उस बोतल में से बियर निकाल रहा था, उसे वहाँ पर उसमें कोई कीड़ा वगैरह मरा हुआ मिला है। उसने मैन्युफैक्चर के ऊपर मुकदमा दाखिल करा। मैन्युफैक्चर का यहाँ पर इस संबंध में ये कहना था कि वो लायबल क्यों माना जाएगा। यहाँ पर उसने थोड़ी ना ये बोतल उसको बेची है कस्टमर को, वो क्यों लायबल माना जाएगा? उसने थोड़ी ना ये बोतल जाके प्लेंटिफ को बेची थी। यहाँ पर अब आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ एक सिद्धांत एराइज होता है, परोस का सिद्धांत, रूल ऑफ नेपियर। मतलब ये कि जो मैन्युफैक्चर था वो उसकी जो लीगल ड्यूटी थी, जो मैन्युफैक्चर था उसकी लीगल ड्यूटी सिर्फ शॉपकीपर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उस क्लाइंट तक भी उसकी ये ड्यूटी लाइबिलिटी मानी जाएगी। वो उसकी ड्यूटी बन रही थी मैन्युफैक्चर की कि जब उसके द्वारा उस बोतल में शराब भरी जा रही थी, वो बोतल जो कि अनट्रांसफरेबल थी, उसकी ड्यूटी बन रही थी कि वो अपने काम को सावधानी से करता, उसमें उसके द्वारा की गई नेग्लिजेंसी वर्क नहीं आना चाहिए था, पर उसने नेग्लिजेंसी करी, इसके लिए वो लाइबल माना जाएगा। आई थिंक आपको परिभाषा अब क्लियर ज़्यादा हो गई होगी। किसे कहते हैं उपेक्षा? सामंत की डेफिनेशन क्या थी? जो यहाँ पर डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी जो बन रही है सावधानी बरतने की, उसने उस लीगल ड्यूटी को ब्रीच करा और प्लेंटिफ को हानि पहुंची है। अब प्लेंटिव यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और भी केसेस हैं, आप यहाँ पे उनको चाहें तो देख सकते हैं इस संबंध में। जैसे कि एक केस और आएगा इसमें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली श्रीमती सुशीला देवी का केस हुआ है। इसमें यह था कि जो प्लेंटिव हैं उनके जो हस्बैंड थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में थे, वहाँ पर बहुत पुराने पेड़ वगैरह थे, कोई पेड़ उनके ऊपर गिर गया, वो मर गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था कि यह एक्ट ऑफ गॉड है, पर नहीं, इसको नेग्लिजेंसी एक्ट माना गया, क्योंकि ड्यूटी बनती थी कॉर्पोरेशन की कि वो समय समय पर ध्यान रखे, क्योंकि जो पेड़ थे वो बहुत पुराने हो चुके थे और बहुत ज़्यादा बेकार अवस्था में आ रहे थे, तो उनकी ड्यूटी बन रही थी उनका सही तरीके से रख रखाव करने की, तो वो लायबल माने जाएंगे। एक केस और आया था इसमें, शिवकौर वर्सेस राम नरेश का केस था। यहाँ इस केस में यह हुआ था कि टीचर्स के द्वारा बच्चों को पिकनिक पर ले जाया गया था। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो आप बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा, तो ऑफकोर्सली उनकी लीगल ड्यूटी अराइज हो रही है कि वो स्टूडेंट्स के साथ में सावधानी पूर्वक काम करें। यहाँ पर दो टीचर्स थे जो बच्चों को पिकनिक पर ले गए थे। उनके द्वारा क्या करा गया, वो दोनों ही टीचर जो थे खाना पकाने के लिए चले गए और बच्चों को उन्होंने ऐसे ही रहने दिया, जिस वजह से एक बच्चा जो था नदी में गिर गया, उसको बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग गई थी। अब यहाँ इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि यहाँ इन टीचर्स के द्वारा नेग्लिजेंसी वर्क करा गया है, क्योंकि उनकी लीगल ड्यूटी थी, जब आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं पिकनिक पर तो आप उनके लिए सावधानी बरतें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और लाइबिलिटी उनकी अराइज हो जाती है। प्लेंटिव को डैमेजेस क्लेम कर रहा है, प्लेंटिव डैमेज क्लेम कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी प्लेंटिव के ऊपर पाया जाएगा कि उसको हानि पहुंची है, और कोर्ट के द्वारा ये ध्यान रखा जाएगा कि कोर्ट जब भी इस संबंध में डैमेजेस को तय करेंगी, तब वो यहाँ पर प्लेंटिव का प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर उससे जो नुकसानी हो रही है वो कितना उसको इफेक्ट कर रही है फ्यूचर में भी, उन सब बातों को कोर्ट ध्यान में रखते हुए ही नेग्लिजेंसी के तहत यहाँ पर इसमें नुकसानी का निदान करेगी। इस प्रकार के मामले में, नेग्लिजेंसी के मामले में जब आप नेग्लिजेंसी का टॉपिक रीड कर रहे हैं तो कुछ और भी सब पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस संबंध में। जैसे कि एक पॉइंट आता है इसमें, रेस इप्सा लोक्यूटर, जिसे आप कहते हैं स्वयं प्रमाण का सिद्धांत। इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। भाई जनरल स्पीकिंग तो यही होता है कि जब अगर
नेग्लिजेंसी का मामला आ रहा है तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ का होता है, वो ये साबित करे कि उसको क्षति पहुंची है, वो नेग्लिजेंसी को साबित करे डिफेंडेंट की। पर कई बार ऐसा होता है जिसमें परिस्थितियां प्राइमा फेसी, जिसमें परिस्थितियां डायरेक्टली बता रही होती हैं कि यहाँ पर नेग्लिजेंसी डिफेंडेंट के द्वारा बढ़ती गई है, तब ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ से हटकर डिफेंडेंट पर आ जाता है कि वो ये साबित करे कि उसके द्वारा नेग्लिजेंसी वर्क नहीं किया गया है। इसका लीडिंग केस आपको देखने को मिलता है बायरन वर्सेस बोडल का केस है। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर जो डिफेंडेंट था उसके द्वारा आटे का व्यवसाय किया जाता था। उसके द्वारा आटे की बोरियों को खिड़की पर रख दिया गया था। प्लेंटिफ वहाँ नीचे से जा रहा था, उनमें से कुछ आटे की बोरियां प्लेंटिफ पर गिर गई, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। यहाँ साफ पता चल रहा था, परिस्थितियां बता रही थी कि खिड़की पर आटे की बोरियों को रखना सही तरीके से ऑफकोर्सली उनको नहीं रखा गया होगा। यह एक नेग्लिजेंसी वर्क था जिसमें यहाँ पर प्लेंटिफ डैमेजेस क्लेम करने का राइट रख रहा था। एक और केस हुआ था इसमें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सौभाग्यवंती का केस हुआ था। जो प्लेंटिफ थी वो एक घंटा घर के नीचे खड़ी हुई थी, अचानक उस घंटा घर की जो वॉच थी वो उनके ऊपर गिर गई। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके लायबल माना गया था क्योंकि वो वॉच कई साल पुरानी थी और कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी थी कि वो उसको ढंग से रखरखाव करते। यहाँ पर परिस्थितियां साफ बता रही थी कि कॉर्पोरेशन की तरफ से डिपेंडेंट की तरफ से गलतियां करी गई थी, नेग्लिजेंसी वर्क करा गया था। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अंशदायी उपेक्षा, योगदायी उपेक्षा। मैंने शुरू में भी कहा था जब आप नेग्लिजेंसी के टॉपिक को कवर करेंगे तो कुछ सब टॉपिक्स हैं जो उसके साथ आप जान लें तो बेटर होंगे आपके लिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी मतलब ये है कि जिसमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों ही नेग्लिजेंसी के लायबल माने जाते हैं। इसका लीडिंग केस आता है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट। देखिए आपको बहुत सारे केस मिल गए, एक तरह से जो हमने नोट्स बनाए थे मैंने उसमें आपको बहुत सारे केस मिल गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट का जो केस है वो किसका लीडिंग केस होता है, आपको पता होगा वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस है। या मैरी वेदर वर्सेस निक्सन जो केस हुआ था वो किससे रिलेटेड केस है। बहुत सारे आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। इसमें पेजेंट की बात करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी का मतलब ये कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही नेग्लिजेंसी के लायबल माने जाते हैं। इसका लीडिंग केस आता है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट का मामला। इस केस में यहाँ पर यह हुआ था कि जो इसमें डिफेंडेंट था उसके द्वारा सड़क पर कुछ खंबा वगैरह जो था वो बिछा दिया गया था। जो प्लेंटिफ था वो दूर से जब आ रहा था तभी उसने वहां पर इस बात को नोटिस कर लिया था। अगर वो चाहता प्लेंटिफ तो वहीं पर रुक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो आगे तक चला आया, जिस वजह से उसको यहाँ पर लॉस हुआ है। यहाँ पर गलती दोनों तरफ से हुई है। अगर प्लेंटिफ चाहता तो वो रुक सकता था। यहाँ इस केस में कोर्ट के द्वारा प्लेंटिफ को डैमेजेस क्लेम करने से मना कर दिया गया। यहाँ पर इसमें जो कुछ कमियां थी इस संबंध में उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर अब एक और थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, जिसे आप अंतिम अवसर का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका लीडिंग केस माना जाता है डेविस वर्सेस मान का केस है। इसमें केस में क्या हुआ था, इस केस में यह हुआ था अंतिम अवसर का सिद्धांत। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर जो प्लेंटिफ था उसके द्वारा एक डंकी को उसके हाथ पैर बांध कर सड़क पर छोड़ दिया गया। जो डिफेंडेंट था उसने दूर से ही इस बात को नोटिस कर लिया था, उसके बाद भी वो अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता चला गया और डंकी को, गधे को उसने कुचल दिया। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी इस चीज़ को रोकने की, डिफेंडेंट के पास थी। अगर डिफेंडेंट चाहता तो वो वहाँ पर नहीं आता, वो वहीं दूर उस जगह पर रुक सकता था, जिस वजह से उसको लॉस होने से, बहुत सारी चीज़ें होने से बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लास्ट अपॉर्चुनिटी उसके पास में थी, यहाँ पर उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी इस संबंध में। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। टॉट के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मिथ्या कारावास। किसे कह सकते हैं आप, मिथ्या कारावास मिला है भाई, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्णतः रोक लगा देना, टोटल रेस्ट्रेंट कर देना। मतलब यह है कि वो चार दिशाओं में से किसी भी दिशा में नहीं जा सकता
और ऐसा जो किया जा रहा है वो बिना किसी वैधिक औचित्य के किया जा रहा है। मतलब ऐसा करने के पीछे कोई लॉफुली ऑथराइजेशन नहीं है, बिना किसी वैधिक औचित्य के किसी व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता पर उसकी रोक लगा दिया जाना। यह कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जब आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर आप रीड करना चाहें तो इस संबंध में एक केस हुआ था, राम प्यारे लाल वर्सेस ओम प्रकाश का केस है, जिसमें बहुत सिंपल शब्दों में कहा गया, अगर किसी व्यक्ति को बाय लॉ वैधानिक कारणों से गिरफ्तार किया गया तो वो बन जाता है कारावास। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बिना वैधानिक कारण के उसकी स्वतंत्रता पर पूर्णतः रोक लगाई जा रही है तो इसे कहते हैं आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो इसके लिए इसमें इन सभी एसेंशियल्स का कंप्लीट होना तभी ज़रूरी है, तभी यहाँ पर इसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में जाना जाएगा। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें असॉल्ट, हमला किसे कहते हैं। हमला, जब आप असॉल्ट की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, इसे क्राइम और इसे टॉर्ट भी कहा जाता है। मैंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 351 के अंतर्गत, सेक्शन 351 के अंतर्गत भी असॉल्ट को डिफाइन करा गया है और इसको टॉर्ट भी कहा जाता है। कोई व्यक्ति जो प्लेंटिव है वो कब कह सकता है कि उसके साथ में असॉल्ट हुआ है, उस पर हमला किया गया है। तो यहाँ पर आप बिनफील्ड की डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं। प्लेंटिव कब कह सकता है कि उसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, उसको साबित करना पड़ेगा प्लेंटिव को कि डिफेंडेंट के द्वारा ऐसा कोई काम किया गया जिस वजह से प्लेंटिव के मन में रीजनेबल एप्रीहेंस, युक्तियुक्त रूप से रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू पर यह आशंका उत्पन्न हो गई कि जो डिफेंडेंट है वो अभी यहाँ पर प्लेंटिव पर प्रहार करने वाला है। मतलब बहुत सिंपल है, जैसे कि जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिव को एक मुक्का दिखाया, मतलब उसने इस तरह से, डिफेंडेंट ने इस तरह से कोई काम किया कि प्लेंटिव के मन में विश्वास आ गया, प्लेंटिव को रीजनेबल अपीयरेंस हुआ कि अभी इसके ऊपर, प्लेंटिव के ऊपर अभी डिफेंडेंट प्रहार करने वाला है। तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्लेंटिव पर असॉल्ट हुआ है। केवल कह देने से कुछ नहीं होगा, जैसे ए ने यहाँ पर कहा, केवल शब्दों का प्रयोग नहीं होगा इसमें। जैसे कि ए ने कहा बी से, ए कहता है बी से कि ए बी से कहता है कि ए बी को पीटेगा, मारेगा, बस इतना कहा, ये असॉल्ट नहीं है। ये असॉल्ट कब बन जाएगा, जब यहाँ पर ए केवल शब्दों से नहीं कंप्लीट हो जाता, शब्दों से असॉल्ट कंप्लीट नहीं होता, बल्कि यह कंप्लीट कब होगा असॉल्ट, जब यहाँ पर ए ने कहा बी से कि वो बी को पीटेगा और ये कहते ही उसने जो उसके पास में स्टिक रखी थी उसको उसने उठा लिया। अब यहाँ पर इसके इस एक्ट से प्लेंटिव के मन में क्या वाली बात गई कि हाँ भाई उसके ऊपर अभी तत्काल हमला होने वाला है। जब आप इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे जो कि आईपीसी के सेक्शन 351 में दे रखी गई है, वो भी यही कहती है, जो कोई व्यक्ति अंग विक्षेप या उसकी तैयारी इस आश्रय से करता है कि वादी के मन में, सामने वाले व्यक्ति के मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाती है युक्तियुक्त रूप से कि उसके ऊपर तत्काल प्रहार होने वाला है। लेकिन कुछ कंडीशंस में असॉल्ट, कुछ कंडीशंस में मतलब जो है इसको जस्टिफाई करा जा सकता है कि किसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पर हमला करने जा रहा है, संपत्ति की अभिरक्षा में है, अतिचारी के निष्कासन में है, तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन देखने को मिल सकती हैं। प्रहार, बैटरी किसे कहते हैं, आप बहुत सिंपल मीनिंग है, आप इसकी एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सामंत की डेफिनेशन है प्रहार, बैटरी का क्या मतलब है या किस प्रकार के टॉर्ट को आप बैटरी कह सकते हैं, बिना वैधिक औचित्य के। सबसे बड़ी बात क्या है, बिना वैधिक औचित्य के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जानबूझकर क्षतिकारित करने के उद्देश्य से छूना प्रहार कहलाता है। आप एक तरह से इसको इसके एसेंशियल के रूप में समझ सकते हैं। बिना किसी वैधिक औचित्य के, ये सभी पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए, बिना किसी लीगली ऑथराइजेशन के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूना,
जानबूझकर ऐसा करना क्षति कायित करने के आश्रय से। ये क्या है? ये प्रहार है, लेकिन ये सारे एसेंशियल होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति लॉफुली एक्ट करते समय ऐसा कर रहा है तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो प्रहार कर रहा है, बल्कि वो बैटरी प्रहार की डेफिनेशन में कब जाएगा? जब वो बिना वैधिक औचित्य के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जानबूझकर क्षति कायित करने के पर्पस से छूना, ये प्रहार कहलाता है। अभी आज के लिए फ़िलहाल अपना ये लेक्चर अभी हम कंप्लीट करते हैं। आज ये हमारा इस लेक्चर का पार्ट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इसका पार्ट सेकंड अभी और आना रह गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो इसी के साथ फ़िलहाल अपनी क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।